हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारण्य एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स और चैप्टर है आपका 3 मनी एंड क्रेडिट। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो मनी अभी जो मार्केट में आप लोग देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, ये आने से पहले कैसा सिस्टम था। मतलब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं वाटर सिस्टम के बारे में, फिर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे मनी के फंक्शंस के बारे में, फिर हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में बैंक किस तरीके से हम लोग को लोन देता है, और बैंक जो कि हम लोग अलग अलग जो टाइप्स होते हैं, चाहे हम लोग कॉमर्शियल बैंक की बात करें या सेंट्रल बैंक की बात करें, ये दोनों किस तरीके से फंक्शंस करता है। और साथ में हम लोग देखेंगे जो बैंक जो लोन देगा या नहीं देगा, उसके हिसाब से उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए खास है, आपके लाइफ के लिए खास है। लाइफ के लिए इसीलिए क्योंकि आजकल की अगर बात में अगर देखें बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ मनी इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि मनी आज के दौर में एक अहम जो अगर कहें हिस्सा बन चुका है। ठीक है, मनी इज ए पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। मनी हम कहें यहाँ पे सारे चीजें नहीं है, लेकिन हाँ, सरवाइव करने के लिए जरूरी है। ठीक है ना, तो सरवाइव करना अगर है मनी के साथ, तो मनी के बारे में आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो मनी में अगर हम लोग यहाँ बात करें बच्चों, तो मनी क्या हो सकता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को बोल सकते हैं। अगर हम कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज अगर ले रहे हैं, उसके बदले में हम लोग पैसा देते हैं, है कि नहीं। और वही अगर हम लोग बात करें क्रेडिट के बारे में, तो क्रेडिट का मतलब ये होता है कोई भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज हमने किसी से लिया है और उसके बाद में हम भरपाई करेंगे, बाद में पैसा देंगे, मतलब उधारी, उसी को बोल सकते हैं क्रेडिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सब समझने से पहले, मनी मार्केट में आने से पहले अगर बात करें बच्चों, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है। बोला गया यहाँ पे जो व्हाट वाज द सिचुएशंस बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी, मतलब मनी अगर बात करें मार्केट में आने से पहले क्या सिस्टम था, किस तरीके से हम लोग बातें कर सकते थे। ठीक है, तो मनी मार्केट में आने से पहले अगर बात करें बच्चे, अगर मनी की अगर बातें करें, इन द एब्सेंस ऑफ मनी वी वुड बी हैव टू रिले ऑन द डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वह है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम कैसा सिस्टम था, इस सिस्टम में क्या था, अगर आप कोई मतलब कॉमोडिटी फंक्शंस था, कॉमोडिटी मतलब वस्तु, मतलब सामान के बदले में आप सामान दे रहे हो। अगर मान लीजिए मुझे गेहूं की अगर जरूरत है, तो हम किसी से गेहूं अगर ले रहे हैं, तो मुझे गेहूं के बदले में चावल देना हो सकता था। ठीक है, हो सकता है अगर मान लीजिए किसी इंसान को अगर आलू की जरूरत है, किसी इंसान को गाय की जरूरत है, किसी इंसान को दूध की जरूरत है, तो क्या करता था पहले के लोग, एक दूसरे से कॉमोडिटी से कॉमोडिटी एक्सचेंज करता था, क्योंकि पहले मनी नहीं था। तो मनी नहीं था, तो उस केस में कॉमोडिटी से कॉमोडिटी को एक्सचेंज करने को ही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो हम लोग बार्टर सिस्टम किसको कह सकते हैं, द ट्रांजैक्शन इन एब्सेंस ऑफ मनी। मतलब पहले कोई मनी नहीं था, तो मनी के एब्सेंस में हम लोग जो ट्रांजैक्शंस करते थे उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। सो बार्टर सिस्टम अगर बात करें, एक ऐसा सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, द सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब यहाँ पे मनी की बात नहीं हो रहा था, सिर्फ कॉमोडिटी से कॉमोडिटी को हम लोग एक्सचेंज करने को ही क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो ठीक है, बार्टर सिस्टम ये तो ठीक है, लेकिन इस बार्टर सिस्टम को क्यों हटा दिया गया। पहले जैसे सामान के बदले में सामान लिया जा रहा था, दिया जा रहा था, तो ये क्यों नहीं रखा गया। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे एक लिमिटेशंस या कह सकते हैं डिसएडवांटेज था। पहली बात ये, बार्टर सिस्टम को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था। आप यहाँ पे देख सकते हो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब ये होता है, जो मुझे चाहिए, जैसे मान लीजिए व्हाट ए पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली एंड व्हाट द अदर विशेस टू बाय। ये प्रॉब्लम था। अगर मुझे गेहूं चाहिए और किसी दूसरे इंसान को अगर मान लीजिए मैं अगर चावल देना चाहता हूं, उसको चावल नहीं चाहिए, तो फिर हम दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन अगर कहें तो प्रोडक्ट गुड्स से गुड्स नहीं हो सकता था, कॉमोडिटी से कॉमोडिटी नहीं हो सकता था। मतलब यहाँ पे ये मुझे गेहूं चाहिए, किसी को मिल्क चाहिए, लेकिन
मिल्क तो चाहिए, लेकिन वो चावल नहीं लेना चाह रहा है, क्या लेना चाह रहा है? मिल्क। अब मिल्क किसी और से वो लेना चाहेगा तो उसको कुछ और चाहिए। मतलब यहाँ पे हर एक का अगर बात करें तो प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रहा था। मतलब किसी का भी अगर बात करें जो डिजायर्स था वो फुलफिल नहीं हो रहा, मतलब हमको कुछ और चाहिए, किसी और को कुछ चाहिए, किसी और को कुछ चाहिए। तो उस केस में क्या होता था, सब एक दूसरे के हिसाब से उलझ के रह गए, क्योंकि किसी का भी ट्रांजैक्शन कम्युनिटी से कम्युनिटी नहीं हो पा रहा था। पहला कारण तो ये था जिसके वजह से बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया। दूसरा कारण ये था, ये स्टोर वैल्यू नहीं था। मतलब ये आजकल के हिसाब से अगर बात करें तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई जमीन लेते हैं, कोई बिल्डिंग्स अगर लेते हैं तो उसके वैल्यू अगर कहें तो आगे चल के बढ़ जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, हम उसको उस तरीके से नहीं, क्योंकि उस समय क्या, आप कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज करो ना। अगर आपको जमीन चाहिए तो उसके जगह पे आप गाय दे दो, भैंस दे दो, या इस जगह पे जमीन चाहिए दूसरे जगह जमीन दे दो, ऐसे कुछ था। तो ये प्रॉब्लम था। तो स्टोरेबल वैल्यू नहीं था। तीसरी बात ये मेजरेबल वैल्यू नहीं था, मतलब मेजर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे आजकल क्या है, आजकल ये है जब आप एक कट्ठा अगर जमीन लेते हो तो उसका एक फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन पहले ऐसा कोई मेजरेबल वैल्यू नहीं था। ये प्रॉब्लम था। डेफर्ड पेमेंट नहीं था। तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब यही होता है, जो मान लीजिए अभी जो रेट है, अभी मार्केट में अगर बात करें जिस भी गुड्स एंड सर्विसेज का रेट है वो आगे चल के बढ़ेगा। तो पहले अगर बात करें तो कोई बढ़ने और घटने के हिसाब से कोई पेमेंट नहीं होता था। तो ऐसे ही प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे बार्टर सिस्टम में देखे, जिसके वजह से बार्टर सिस्टम को क्या कर दिया गया बच्चों, हटा दिया गया। बार्टर सिस्टम को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, क्योंकि बार्टर सिस्टम अगर रहता तो फिर प्रॉब्लम होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर सिस्टम को हटाने का जो मेन पर्पस था वो क्या था, मैंने तो आपको बता दिया। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये, जो वाटर सिस्टम को हटाने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ बातें आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या था वाटर सिस्टम, अगर देखें आप ध्यान से तो क्या है, बोथ पर्सन शुड नीड ईच अदर गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ कुछ अलग था। हाई स्टोरेज कॉस्ट के हिसाब से था। डिफिकल्ट टू कैरी फॉरवर्ड वंस अवेल, यहाँ पे डिफिकल्ट था, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा था। नो प्रॉपर यूनिट्स ऑफ अकाउंट्स, किसी भी तरीके से प्राइस प्रोडक्ट जो है अगर बात करें एक्सचेंज कर रहे हैं तो कोई वैल्यू नहीं, मतलब कितने क्वांटिटी होना चाहिए, कितना उसका वेटेज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है ना। इसी वजह से ये एक प्रॉब्लम था वाटर सिस्टम में। नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरीवन, सबको एक तरीके से मैंने आपको बताया जो जरूरत के हिसाब से नहीं था। नॉट स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट था, ठीक है, लैक ऑफ डिजिबिलिटी था। तो यहाँ पे जो बच्चों आपने देखा यही प्रॉब्लम था। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहली बात डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था, मतलब जो हमको चीज चाहिए दूसरे को नहीं चाहिए। हाई स्टोरेज कॉस्ट के हिसाब से, मतलब प्रोडक्ट परचेज या सोल्ड टू स्टोर इन वेयर हाउस या गोडाउन में अगर बात करें तो हाईली कॉस्टली था। डिफिकल्ट था यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने के हिसाब से। प्रॉपर यूनिट नहीं था, जो कितना केजी मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं था। एक्सेप्टेबल नहीं था, हर एक लोग जो एक्सेप्ट कर सकता था। नो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ डिजिबिलिटी, मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को कहें तो डिवाइड या परचेज फुलफिल नहीं कर पाता था। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कर दिया गया, ये बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात समझ में आ गया, जब बार्टर सिस्टम को हटाने के लिए यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा हूं इसको थोड़ा ध्यान से सुने। मनी क्या है, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मैंने आपको बता दिया मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इन इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी बताया गया है विथ मनी, मनी एलिमिनेट द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। ये तो बात हो गया, मतलब जैसे ही मार्केट में मनी आया तो मनी आने के बाद जो बार्टर सिस्टम था उसको हटाना, मतलब जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था वो हट चुका था। आप अभी समझ ही सकते हो, अभी क्या है, अभी मुझे जो चीज की जरूरत है, जो चीज की मुझे नीड है, हम लोग उसको आसान तरीके से ले सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स था जब मनी मार्केट में नहीं आया था,
ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब इसको तो मैंने समझा दिया। मनी एक्ट एंड एक्ट अगर बात करें इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये तो समझ में आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पे ये सब देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मनी मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर द ट्रांजैक्शंस। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले एंशिएंट टाइम में जो राजा महाराजाओं के हिसाब से कुछ यहाँ पे जो दिख रहा है, पहले कुछ इस तरीके से आपको कहें तो मार्केट में करेंसी आया था, ठीक है ना। पहले कुछ अगर कहें तो गोल्ड के हिसाब से, ठीक है ना, सिल्वर के हिसाब से, इस तरीके से ब्रॉन्ज, इस सब हिसाब से मार्केट में मनी का ट्रांजेक्शन हो रहा था। उसके बाद ये मॉडर्न जैसे यहाँ पे दुनिया चेंज हुआ, तो यहाँ पे धीरे धीरे कुछ इस तरीके से मार्केट में पैसा आना शुरू हो चुका है। ये तो बंद भी हो चुका है, ठीक है, 2000 रुपए का नोट, ये सब मार्केट में अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये सब एक तरीके से मार्केट में आया और यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हटा दिया। जो डबल कोइंसिडेंस वंस था वो हट चुका है। तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में समझने वाले हैं। तो चलो बच्चों यहाँ पे समझते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे करेंसी। करेंसी अगर बात करें आज के हिसाब से, तो करेंसी किसको बोल सकता है? जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, पेपर नोट्स एंड करेंसी। पेपर नोट्स, पेपर में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोट्स बोलते हैं। और करेंसी तो आपको पता ही है, पूरे के पूरे का हम लोग क्या बोल सकते हैं? करेंसी। एक तो होता है नोट्स, और नोट्स में ये तो समझ में आ गया जो पेपर वाला होगा, और दूसरी तरफ होता है कॉइन्स। दूसरी तरफ क्या होता है? कॉइन्स होता है, जो हम लोग सिक्का उक्का की बातें करते हैं। सो फिएट वैल्यू, नो इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हम लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? तो मॉडर्न करेंसी इज नॉट ए मेड ऑफ प्रीशियस मेटल। लेकिन पहले की अगर बात करें, पहले के जो मनी बनता था ना, वो मैंने बताया आपको एक तरीके से प्रीशियस मेटल से बनता था। मतलब आप समझ सकते हो, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ठीक है, इस तरीके से मिलता था। सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। Unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. So the modern currency is without any use of its own. ठीक है, यहाँ पे जो आजकल के जो हम लोग करेंसी देख रहे हैं वो कुछ अलग तरीके से है। देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेबल एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? बिकॉज इट इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। आजकल जो मीडियम ऑफ जो एक्सचेंज आ गया है मनी के हिसाब से, जो कि बिल्कुल जो है ना आजकल गोल्ड या सिल्वर के हिसाब से नहीं बना होता है, बिल्कुल एक सिंपल से पेपर के हिसाब से बना हुआ रहता है। और जो करेंसी कॉइन्स की बात कर रहे हैं, तो कॉइन्स एक तरीके से अगर कहें तो ऐसे मेटल्स तो बना हुआ रहता है जिसका फेस वैल्यू जो है ना, उसके जो मेजरेबल वैल्यू है उससे कम रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे दिया है, जो भाई आपको अगर कोई भी चीज अगर परचेज करना है या सेल करना है या सर्विस लेने हैं या सर्विस देने हैं, तो आपको यही मनी यूज करना पड़ेगा। तो वो कौन है? तो वो है हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कंट्री जितने भी हैं, ठीक है, 195 अगर कंट्री है, ठीक है, मान लीजिए जितने भी अगर कंट्री होगा, सबका अपना अपना क्या होता है? एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है ना। अब वो सेंट्रल बैंक हम लोग इंडिया के हिसाब से अगर बात करें तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही अगर कहें तो यहाँ पे हम लोग करेंसी का हिसाब का सोच सकता है, वही इशू कर सकता है, ठीक है ना। तो वो जो इशू कर दिए वो एक ऑथोरिटी पर्सन्स होते हैं करेंसी के लिए। तो वो जो कह दिए भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होगा इसी से होगा। इसी से कहने का मतलब ये हुआ, जो आजकल के हिसाब से अगर बात करें, इस करेंसी से हम लोग बातें करते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर सिग्नेचर्स होते हैं, है ना, गवर्नर का यहाँ पे सिग्नेचर्स होते हैं। इसके हिसाब से एक ऑथेंटिक हो गए। अब ऑथेंटिक हो गए तो हम लोग क्या करते हैं? उसका यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे सो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी अगर बात करें, जो ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो मैंने बता दिया, इशू करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू ऑफ करेंसी। सिर्फ आरबीआई के हिसाब से, उसके अलावा किसी के पास ऐसा नहीं है जो करेंसी बना सके, ठीक है ना, या नोट्स को या कॉइन्स को इशू कर सके। अगर ऐसा करता है तो वो इलीगल है, मतलब उसको जो है ना पनिशमेंट मिल सकता है। अगर ये जो हम लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे, जो ऑथराइज पर्सन्स हैं, जो ऑथराइज गवर्नमेंट है, जो कंट्री हम लोग का आरबीआई, सिर्फ वही करेंसी को इशू कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर करता है तो मैंने क्या बताया, वो इलीगल माना जाएगा। सो नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट्स मेड इन रूपी।
तो सब तो यहाँ पे रिफ्यूज नहीं कर सकता है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में ये अथॉरिटी है जो आरबीआई के द्वारा जो नोट्स या करेंसी जिसको बोल सकते हैं जो किया गया है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई रिफ्यूज अगर करेगा तो फिर तो भाई वो आप सोच सकते हो, ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ बोला गया मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की अगर बात करें बच्चों तो डिपॉजिट विथ बैंक्स। सो डिपॉजिट विथ बैंक्स, पीपल हैव, पैसा बैंक में कौन जमा करेगा? तो पैसा मतलब हम लोग करेंसी की बात करें, करेंसी में आप नोट्स की बात करो या कॉइन्स की बात करो, कौन जमा कर सकता है? जिसके पास सरप्लस अमाउंट होगा, तो दोज पीपल हैव सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी। तो जिसके पास अगर मान लीजिए ज्यादा पैसा होगा भाई, वही तो बैंक में जमा करेगा। अब बाकी बात जो जनरल पब्लिक अगर बात किसके पास सिर्फ खाने पीने के हिसाब से पैसा है, डे लाइफ को सही तरीके से हैंडल करने के लिए पैसा है, तो वो तो जमा नहीं करेगा। हाँ, जिसके पास अगर सरप्लस अमाउंट है वही क्या कर सकता है? बैंक में जमा कर सकता है। तो सरप्लस मतलब खाने पीने के बाद, खर्चा उर्चा करने के बाद, घर के चलाने के बाद जो कुछ पैसा जो बच गया है उसको सेविंग्स में डालेंगे। ठीक है, तो मतलब सेव करेंगे तो बैंक अकाउंट में डालेंगे। तो बैंक में जो डिपॉजिट करेगा तो पब्लिक, हम लोग क्या है, पब्लिक है जो कि क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो टाइप ऑफ मनी होता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कौन जमा कर सकता है? तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा कैश, जिसके पास एक्स्ट्रा कैश होगा वही। सो पीपल डिपॉजिट इट विथ बैंक, मतलब बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और आज के समय में हर एक के पास एक अकाउंट होना जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग अकाउंट। तो अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें सेविंग अकाउंट हर एक बच्चों के पास भी होना चाहिए, बाकी पेरेंट्स के पास होते ही होते हैं। ठीक है ना, इससे बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास अगर मान लीजिए मनी अगर एक्स्ट्रा है तो आप उसमें डिपॉजिट करो। ठीक है ना, अब अलग अलग अगर बात करें ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप फायदा उठा सकते हो बैंक अगर अकाउंट खुलवाते हो तो, है कि नहीं? तो आजकल तो डिजिटल जमाना आ गया है, तो आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे अकाउंट्स ओपन होते हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों के पास अगर सेविंग्स अकाउंट है तो वो लोग, आप लोग क्या करें, बैंक में जाएं, आप लोग एक आरडी अकाउंट ओपन करवाएं, या तो जिनके पास ज्यादा सरप्लस अमाउंट है तो एफडी अकाउंट करवाएं, या तो शेयर मार्केट भी है उसमें भी आप पैसा लगा सकते हो। इससे मतलब ये शेयर मार्केट में वही पैसा लगाना जिनको आता है शेयर मार्केट को समझने के लिए। बाकी बात अगर आप चाहते हो पैसा लॉस ना हो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आरडी अकाउंट पर खुलवाओ। जिन बच्चों का जिस भी बैंक में अगर अकाउंट है एक आरडी अकाउंट ले लेने चाहिए, जिससे क्या होगा, फायदा होता है। जाके आप बैंक से अच्छे तरीके से और भी इंक्वायरी ले सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, बैंक पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। अगर हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम लोग का डिपॉजिट वो क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा। ठीक है, पीपल मनी इज सेफ, तो लोगों का मनी जो होता है बैंक में वो सेफ होता है। तो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, जिसको पर्सनल अकाउंट के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं, पर्सनल बॉडी हो सकता है, ये एक कॉमन सेल्स होते हैं, ये कंपनीज होती है। ठीक है ना, अलग अलग अगर बातें करें तो जो हम लोग पैसा जमा करते हैं वो होता है कमर्शियल बैंक। ठीक है ना, जिसमें हम लोग पैसा जमा करते हैं वो होता है कमर्शियल बैंक। और गवर्नमेंट में बैंक में अगर बातें करें, कमर्शियल बैंक भी गवर्नमेंट ही बैंक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बैंक होते हैं जो ग्रामीण इलाका में होते हैं, जो सरकार के द्वारा चलाए गए रहते हैं। ठीक है ना, वो भी बैंक ही है। लेकिन सेंट्रल बैंक इंडिया में एक ही है जो कि है आरबीआई। ठीक है ना, जो 1935 के हिसाब से एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इंडिया में। ठीक है, तो आरबीआई जो 1935 में एस्टेब्लिश हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे अलग अलग इसके अंदर में अगर कहें तो बैंक्स आते हैं, लगभग में 100 बैंक हैं। ठीक है, लगभग में अगर कहें तो 90 प्लस और 100 से कम 95 लगभग में होना चाहिए जो कमर्शियल बैंक हम लोग के इंडिया में अभी सर्विस दे रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे बैंक हुए जो मर्ज कर चुका है। ठीक है, मर्ज इसीलिए क्योंकि उसका हो सकता है अगर कहें तो पूरा कैश फ्लो इनफ्लो जो होता है वो थोड़ा बैलेंस शीट गड़बड़ हो गया होगा, जिसके वजह से वो कंपनियां डूब गया होगा, उस केस में कंपनी मर्ज कर जाता है। ठीक है, मतलब हमको कह सकते हैं यहाँ पे इंसॉल्वेंट होना, या कह सकते दिवालिया हो जाना, उसका बर्बादी हो जाना, घाटा हो जाना। इस केस में बैंक वाले सब क्या करते हैं, एक बैंक दूसरे बैंक के साथ मर्ज कर जाते हैं, एमलगेशंस हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कुछ सेंस आते हैं बैंक वालों के साथ। So people also have to have the provisions to withdraw the money as and when they are required.
तो सेविंग अकाउंट जब बैंक में खुलवाते हैं तो उस केस में क्या करेगा, जब आपको ट्रांजैक्शंस करने की जरूरत है, मतलब पैसा आपको डालने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है, जब आपको जरूरत पड़े तो तब आप आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस वाली बातें नहीं होता है, ठीक है। अब यहां बोला कैन बी विथड्रॉ ऑन डिमांड। डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब यही है जब मुझे पैसा की जरूरत हो, ठीक है, या डालने की जरूरत हो तो उसके हिसाब से हम लोग डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ अगर मनी का अगर बात करें बच्चों तो डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं चेक। अब हम आपको यहां बताना चाहेंगे जो बैंक का जो फंक्शंस है वो प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह से होता है, लेकिन आपको 10th क्लास में पूरे डेप्थ लेवल में नहीं पढ़ना है, बस इतना समझ जाना है जो हम लोग बैंक में पैसा जो जमा करते हैं, ठीक है, वो तो हम लोग एक्स्ट्रा पैसा जिनके पास हो वो जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी दो तरीके से हो सकता है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शंस, लेकिन आपको हम सीधा सीधा दोनों मिला के बता देते हैं। फंक्शंस का मतलब होता है काम। तो यहाँ पे बैंक का जो फंक्शंस है, सबसे पहले डिपॉजिट लेना, दूसरी बात यहाँ पे लोन देना, तीसरी बात यहाँ पे कोलेट्रल के हिसाब से, ठीक है ना, चौथी बात यहाँ पे है अगर हम लोग ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो तो लिक्विड मनी में करते हैं। लिक्विड मनी का मतलब क्या, जो वैसा मनी जो हम लोग तुरंत पॉकेट से निकाल के दे दे, जो ट्रांजैक्शन के समय कैश में जो बातें होता है वो होता है लिक्विड मनी के हिसाब से बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो बैंक इस तरीके से थर्ड पर्सन का भी काम करता है। अगर मान लीजिए हम ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लिए हैं तो उसका अगर मुझे पेमेंट अगर करना है, जैसे EMI इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट जो होता है वो बैंक भी दे सकता है कि नहीं। तो हम लोग के यहाँ पे एब्सेंस में भी जो बैंक है वो काम करता है, चाहे LIC का प्रीमियम जमा करना हो, चाहे EMI की बात करना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बातें करना हो, ठीक है ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। डेबिट कार्ड किसको कहते हैं, जो डेबिट कार्ड जो होता है जिसमें हम लोग का पैसा खुद का रहता है और हम उस पैसे को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड। तो जनरली इंसान के पास अगर बात करें, पब्लिक के पास वो क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है, जिसको हम लोग ATM बोलते हैं, ठीक है ना। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होता है ATM, वो आपका डेबिट कार्ड है। बाकी बात जो क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड हम लोग उस कार्ड को बोलते हैं जो अलग अलग कंपनियां के द्वारा हम लोगों को दिया जाता है या हम लोग लेते हैं, उसको यूज करते हैं, और जितना उसके कार्ड का वैल्यू होगा, ट्रांजैक्शंस होगा, जितना हम लोग यूज करेंगे उतना हम लोग को उसका पैसा देना पड़ेगा। जो 50,000 का अगर मान लीजिए क्रेडिट कार्ड है तो उतना पैसा भरना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ता है। तो हम कंपनी के पैसा का यूज कर रहे हैं, फिर बाद में उसको पेमेंट किया जाएगा, तो ऐसे वाले सिस्टम को बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। और डेबिट कार्ड बोलते हैं जो हम लोग सेविंग अकाउंट या बैंक में पैसा जो रखे हैं, अपना पैसा कमा कर रखे हैं और उसका जो हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं डेबिट कार्ड, जो कि आप लोगों के पास ATM होगा। अब यहाँ पे ये सब डेबिट कार्ड, ATM, ये सब जो मैंने बोला, ये सब क्या है, बैंक का फंक्शन है, बैंक का काम है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो बच्चों, यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट की अगर बात करें, यहाँ पे होता है चेक। तो चेक यहाँ जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो होता है ये चेक नंबर होता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो बच्चों, ये होता है चेक में, ये होता है चेक नंबर, ये होता है चेक नंबर अकॉर्डिंग यूज बाय बैंक। तो बैंक किस प्रकार का चेक का जो कोड यूज कर रहा है वो यहाँ पे इतना दूर में लिखा हुआ रहता है, ठीक है। बाकी बात आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखे ही होंगे, ठीक है ना, किसको पे करना है, यहाँ पर डेट हुआ, अकाउंट नंबर हुआ, क्रॉस चेक भी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिलहाल तो यहाँ पे NCERT के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन ये क्रॉस चेक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड जो डिपॉजिट्स होते हैं, तो बहुत सारे डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी बैंक देते हैं, वो होता है चेक। So check is a paper instructing the bank to pay an specific amount from the person's account to the person and whose name the check has been issued। तो जिसके नाम से अगर हम मुझे चेक अगर इश्यू करना है तो उसके लिए यहाँ पे उसका नाम होना चाहिए, कितना रुपया हमको देना है वो होना चाहिए, यहाँ पे जो है नंबर्स में होने चाहिए, साथ साथ यहाँ पे होना चाहिए कितना, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे नंबर के साथ यहाँ पे क्या बोलते हैं वर्ड्स में, ठीक है। तो वर्ड्स में भी होता है और नंबर में हो जाता है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर के साथ उसको दे दिया जाता है। इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, इसको चेक फैसिलिटी दिया जाता है। और भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ बात करें बच्चे, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, बैंक का काम क्या है मैंने अभी बताया आपको, फंक्शंस क्या है। तो लोन को जो है ना देना, किसको देगा, पब्लिक को देगा ना। पब्लिक का पैसा बैंक वाला क्या करता है, पब्लिक के पैसा को पब्लिक को ही देता है, ठीक है ना। लेकिन ये कैसा सिस्टम होता है, ये हम लोग
हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है, सो व्हाट डू द बैंक्स डू विद द डिपॉजिट विच दे आर एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया है, जो हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसके साथ क्या करता है, पब्लिक के पैसा को क्या करेगा। देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें तो डिपॉजिटर मतलब ये पब्लिक हुआ, पब्लिक क्या करेगा, बैंक में पैसा जमा करेगा और पब्लिक क्या करेगा, पैसा निकाल भी सकता, मतलब कि निकाल लेगा लेकिन इंटरेस्ट के साथ। अगर पैसा अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा है, बहुत दिनों तक पैसा अगर बैंक में रहा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो अपना निकाल सकता है। दूसरी बात, अब ये बैंक के पास अगर मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पैसा अगर रखा है तो बैंक वाले क्या करेगा, लोगों को लोन देगा, जिसको बोलते हैं ब्रोअर, ठीक है ना। अब ये होता है लेंडर, मतलब देने वाले को बोलते हैं लेंडर, जो लोन देगा उसको बोलते हैं लेंडर, और जो लोन लेगा उसको क्या बोलते हैं, ब्रोअर्स, ठीक है। तो ये लोग ब्रोअर हुआ। अब ये इनको ये लोन देगा, अब ये लोन अगर देगा तो इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो इंटरेस्ट के साथ ये चुकता करेगा। मतलब अगर मान लीजिए लोन अगर यहाँ से ये अगर 2000 रुपया लिया है, इसको हो सकता है रिटर्न करना पड़े 2500 रुपया, किसको रिटर्न करेगा, बैंक को। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फंक्शंस होते हैं, तो लोन देने का काम करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बच्चा यहाँ पे आता है, जो बैंक वाला जो लोन देता है वो किस तरीके से जो है ना एक्टिविटीज कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे इस चीज को, लेकिन थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने के बाद। लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स ऑन ग्राउंड की अगर बात करें, बैंक्स कीप अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विथ देमसेल्व्स, ठीक है। पैसों को क्या करता है बैंक, बैंक पैसों को क्या करता है, तो बैंक पैसों को क्या करता है, लोन पे देता है। अब ये पैसे अगर मान लीजिए लोन अगर देता है तो किस तरीके से देता है, चलिए देखिए यहाँ पे समझिए। यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूं जो बैंक किस तरीके से जो है ना CRR की बातें करता है और किस तरीके से SLR की बातें करेगा और किस तरीके से यहाँ पे काम करने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है जो ये SLR क्या होता है और CRR क्या होता है। यहाँ पे दोनों जो हम बात कर रहे हैं ये किसके लिए होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अगर हम लोग बैंक में पैसा अगर रखें तो रखने के बाद बैंक वाला वो पैसा क्या करता है, बैंक में जो हम लोग पैसा जमा करते हैं तो बैंक वाला हम लोग के पैसा के साथ क्या करेगा, यही क्वेश्चंस है। तो उससे पहले आप लोग को यहाँ पे ये बात को समझना पड़ेगा और वो बात ये है SLR। SLR का जो स्टैंड अगर बात करें तो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं ये SLR की अगर जो बातें कर रहे हैं बच्चों, ये होता है अमाउंट ऑफ द फंड विच द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज लिक्विड एसेट। मतलब जो कमर्शियल बैंक है उसको मेंटेन करने के लिए SLR की जरूरत पड़ता है। उसमें क्या क्या आता है, गोल्ड, कैश, अदर सिक्योरिटीज बैंक के पास होने चाहिए ताकि बैंक चल सके। लेस इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग लिक्विडिटी, मतलब यहाँ पे ये कम कंट्रोलिंग कर पाता है जिसके वजह से ये सब इसके पास होना चाहिए। बैंक अर्न इंटरेस्ट फ्रॉम द मनी मेंटेन SLR। अगर बैंक लोगों का गोल्ड, कैश या अलग अलग चीजें अगर रखता है उससे क्या करता है, वो इंटरेस्ट को कमाता है, ठीक है। यूज टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ द बैंक क्रेडिट, जिससे क्या होता है जब उसके पास इंटरेस्ट आएगा, जैसे हम लोग पैसा अगर बैंक में अगर जमा अगर करते हैं तो जमा करने के बाद बैंक वाले को क्या होता है, इंटरेस्ट। तो अगर मान लीजिए मेरा पैसा है और वो मेरे पैसा पे इंटरेस्ट हम लोग को तो मिला, लेकिन बैंक वाले के पास जब हम लोग का पैसा रहता है तो वो बैंक वालों क्या करता है, लोन पे पैसा दे देता है, ठीक है ना। जब वो लोन पे देगा तो लोन जब दूसरे पर्सन को दिया था तो उससे उसको इंटरेस्ट मिला ना, तो यहाँ पे यही बात होता है, उसे इंटरेस्ट कमाता है। यूज टू कंट्रोल द एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, मतलब उधारी पे देता है। आप CR की बात करते हैं जो कि इसका हम लोग स्टैंड फॉर क्या कह सकते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। एक ऐसा अमाउंट होता है, अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर ऑब्लिगेटेड टू पार्क विद द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये सेंट्रल बैंक कैश जो हम लोग बात करें CRR जो है वो इससे लेगा, ठीक है ना। मोर इफेक्टिव यूजफुल क्रेडिट कंट्रोल टूल, एक ऐसा ये टूल होता है जो RBI के पास रहता है। बैंक डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द मनी
मेंटेन एज CRR। तो इससे आरबीआई अगर बात करें, इससे कोई पैसा वैसा नहीं कमाता है, ये कमाएगा क्योंकि इसके पास अलग अलग तरीके से कहें तो गोल्ड, कैश, अदर सिक्योरिटीज रहेगा, इसमें पब्लिक पैसा जमा करेगा, पब्लिक इसको पैसा देगा रखने के लिए, इससे क्या करेगा, ये अर्न करेगा इंटरेस्ट। ये अर्न नहीं करता है, ये इससे कंट्रोल करता है। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं ये कॉमर्शियल बैंक हुआ, मतलब ये कॉमर्शियल बैंक जो है ना क्या करेगा, जैसे अगर बात करें SBI की अगर बातें करें, एक्सिस बैंक की अगर बातें करें, ठीक है ना, या बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, ये सब SLR मेंटेन करेगा और ये CRR मेंटेन करता है, ठीक है ना, इस पे, और इसको कोई अर्निंग नहीं होता। ये तो ठीक है, लेकिन ये सब मेंटेन करने के बाद यहाँ पे कुछ और भी बात आपको सीखना पड़ेगा, और वो ये है जो कि मैंने अभी आपको सिखाना चाहा, वो ये आप यहाँ पे समझना। ये जो CRR है, ये जो CRR है, पहले आप यहाँ समझ जाओ। ये CRR का मतलब समझ में आ गया, कैश रिजर्व रेशियो। अगर मान लीजिए किसी भी अगर बैंक का जो CRR अगर बात कर लेते हैं, जो कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो आरबीआई फिक्स करता है, ठीक है ना। अब ये आरबीआई अगर मान लीजिए 6% के हिसाब से जो है ना बोला गया CRR रेट है, तो अगर कोई डिपोजिटर है, कोई पब्लिक है, वो पब्लिक अगर 1000 रुपया अगर बैंक में अगर जमा करेगा तो 1000 का 6% कितना हो जाएगा, 60 रुपया। तो 1000 में से यहाँ पे 60 रुपया अगर आप माइनस कर देते हो तो बचता है 940 रुपया। अब ये 940 रुपया क्या है, बैंक में जमा है, लेकिन आरबीआई के पास सिक्योरिटीज के तौर पे कितना है, 60 रुपया ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे आरबीआई क्या किया, CRR का पैसा लिया, लेकिन बैंक के पास कितना रुपया है, 940 रुपया बैलेंस। ये क्यों है, क्योंकि अगर मान लीजिए बैंक वाला अगर कुछ गड़बड़ी अगर करता है, ऐसा कुछ होता है, इसके पास जो पैसा गया है इससे इसको मेंटेन कर सकता है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आरबीआई जो होता है वो बैंक ऑफ बैंकर्स होता है, ये एक हेड होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक होंगे उस पर नजर रखता है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया, जो CRR जो होता है वो आरबीआई लेता है, और जो SLR होता है वो कौन लेता है, कमर्शियल बैंक लेता है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देख लो बच्चों, यहाँ पे देखो SLR का मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए SLR जो है, अगर मान लीजिए 20% अगर है, तो अगर हम लोग एक आम जनता है, अगर पब्लिक है, अगर 1000 रुपया अगर हम लोग जमा करने जाते हैं बैंक में, तो 20% अगर 1000 का अगर निकालते हैं तो बचता है यहाँ पे 200 रुपया। 1000 का 20%, अगर 1000 का अगर हम लोग यहाँ पे 20% से अगर निकालते हैं तो बनता है 800 रुपया, 200 रुपया। अब 200 रुपया अगर बनता है तो 1000 में से अगर मान लीजिए 200 रुपया चला गया तो कितना बचा, 800। अब 800 ये बैंक के पास है, अब 200 रुपया SLR के हिसाब से उन्होंने इंटरेस्ट कमाया और फिर इसके पास ये जमा हो जाएगा, मतलब इसमें रहेगा ही रहेगा। मतलब SLR अगर बातें करें तो ये एक जो भी कमर्शियल बैंक होगा खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा, और यहाँ पे जो हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक के पास, बैंक जो अपना पास 940 रुपए जैसे यहाँ पे रखा, और बाकी बात है ना इसको मेंटेन करने के लिए भेज दिया। ये दोनों तो ठीक है सर। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, चाहे वो कंपनी हो चाहे जनरल पब्लिक हो, पैसा कहाँ पे जमा करेगा, बैंक में। अब बैंक से अगर बात कर लीजिए, अब बैंक से अगर बात कीजिए, CRR मान लीजिए इसके हिसाब से 3% दिया गया है, तो कौन लेगा, तो सेंट्रल बैंक लेगा। CRR का जो होता है कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो कमर्शियल बैंक से कौन लेता है, सेंट्रल बैंक। और SLR अगर बात करें, जो जनरल पब्लिक से पैसे को यहाँ पे लेके इंटरेस्ट के हिसाब से कमाता है, उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक बात और हम ऐड करना चाहेंगे, ये तो समझ में आ गया सर जो पैसा का यहाँ पे बैंक क्या करता है, ठीक है, लेकिन और क्या करता है थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ मनी मल्टीप्लायर। अभी जो मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके डिटेल में समझो। व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर। अब ये मनी मल्टीप्लायर की अगर बात करें बच्चों, तो ये होता क्या है, ये होता है इट इज द मल्टीप्लायर बाय विच द इनिशियल डिपॉजिट इंक्रीज, इट इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट क्रिएटेड ओवर इनिशियल डिपॉजिट। मतलब ये हुआ जो हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं उसमें वैल्यू क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, और बैंक वाला जो कमाता है वो इंटरेस्ट के हिसाब से कमाता है। लेकिन कैसे कमाता है, वो मल्टीप्लायर हम आपको सिखाने वाले हैं, इसको वीडियो को आप अच्छे तरीके से सीखे। सबसे पहली बात ये मनी मल्टीप्लायर ये जो होगा वो डिपॉजिट क्रिएटेड, मतलब हम कितना बैंक वाले के पास कितना पैसा जमा हो चुका है,
जैसे मान लीजिए फिलहाल के लिए एग्जांपल्स के लिए तो हम बता रहे हैं, जब एक आदमी कोई जन 1000 रुपया लगाया, ठीक है ना, या 10,000 रुपया लगाया, एक इंसान है जो अगर 10,000 रुपया अगर लगाता है, अब वो 10,000 को कितने बार मल्टीप्लाई करके लोन पे लगा सकता है और उस 10,000 पे कितना जो है बैंक वाला कमा सकता है, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। उसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, मतलब बैंक जो है ना पैसा कैसे कमाता है। तो यहाँ पर डिपॉजिट क्रिएटेड, पहले डिपॉजिट तो हो जाना चाहिए बैंक में कितना हो रहा है, और उसके बाद इनिशियल डिपॉजिट, मतलब उसमें कितना इनिशियल था, मतलब पहला जो, जैसे मैंने बोला 10,000 रुपया, तो 10,000 मान लीजिए हमने जमा किया, अब वो 10,000 से कितना वो अपने आप को डिपॉजिट क्रिएट कर लिया उतना, अब बाई में जितना मैंने 10,000 रुपये जमा किया उतना। अभी कैसे बोलेंगे सर ये 10,000 रुपये अगर मान लीजिए हमने जमा किया तो 10,000 रुपये से कितना जमा कर सकता है, उसमें कुछ नहीं जमा कर सकता है। बहुत से अगर मान लीजिए इंटरेस्ट चार्ज अगर है 100 रुपये, क्या बोलते हैं 5% अगर है तो 500 रुपये के हिसाब से होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। अब इस चीज को ध्यान से समझो, यहाँ पे होता क्या है, ये क्या चीज का खेल है, यहाँ पे आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहली बात, ये पूरे लिस्ट को समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या होने वाला है। देखो पहली बात ये मनी मल्टीप्लायर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट देखो मल्टीप्लायर का, मनी मल्टीप्लायर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ये बातें अगर समझ में आ गया ना तो सब बात समझ में आ गया बैंक वाले किस तरीके से पैसा कमाते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज इनिशियल डिपॉजिट इज अगर दिया गया है, रिजर्व जो है वो 20% दिया हुआ है, ठीक है। रिजर्व अगर मान लीजिए यहाँ पे CRR की बात करें, मान लीजिए 20% है। अब कोई इंसान है, वो इंसान जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का बंदा है, अब ए नाम का बंदा क्या किया, वो पैसा जमा किया। अब जब पैसा जमा किया तो मान लीजिए 10,000 रुपये जमा किया, अब 10,000 का 20% अगर निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 2,000 रुपया। 2,000 रुपया अगर निकल के आया तो यहाँ पे क्या करेगा, बैंक वाला अपने पास सिर्फ 2,000 रुपया ही रखेगा। कितना रखेगा, 2,000। मतलब ये जो रिजर्व जो दिख रहा है ना, ये बैंक वाला अपने पास रखता है। तो 10,000 रुपया अगर मान लीजिए कोई इंसान अगर जमा किया, उसमें से 2,000 रुपया बैंक के पास रिजर्व है, और 10,000 में से 2,000 रुपया अगर चला गया तो कितना बचा, 8,000। 8,000 रुपया वो क्या करेगा, लोन पे लगा ठीक है। अब ये लोन पे मान लीजिए अब उसमें कोई और बंदा आ गया जो लोन लेने वाला होगा, उसमें उसका खाता होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए हम अगर SBI का अगर अकाउंट होल्डर है, तो मेरे पास SBI में खाता है, तो हम SBI में पैसा अगर जमा किए, जिसको अगर लोन चाहिए वो भी तो SBI का होना चाहिए, है कि नहीं। तो मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन आ गया, उसका नाम है B, उसको भी खाता खुलवाया, उसके खाता में लोन के रूप में 8,000 रुपये भेज दिया। अब भेज देने के बाद अगर अच्छा ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं होता है बैंक में तो सब एक के बार पैसा निकालेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए बैंक में अगर 100 कस्टमर है, 1000 कस्टमर है, ऐसा थोड़ी है जो 100 कस्टमर के एक के बार जरूरत पड़ा और सब पैसा निकाल के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है बच्चों। क्योंकि सबका अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग पर्पस होता है, तो उसके हिसाब से डेली यूजेज निकालता है। यहाँ पर वही पर्पस है। तब 8,000 मान लीजिए इसको अगर हमने लोन के रूप में दिया, फिर इसका 20% अगर निकालेंगे 1600, तो 1600 रुपये रिजर्व में रखा, फिर बच गया 8,000 में से अगर 1600 चला गया तो बचा 6400, लोन दे दिया। फिर यहाँ पे कोई और पर्सन आएगा, उसको अगर दे दिया लोन, कितना मान लीजिए C आया, C को दे दिया 6400, फिर उसका दूसरा तीसरा यहाँ पे आदमी आया, तीसरा कस्टमर, उसको 6400 रुपया मिला, उसमें से उसका 20% निकाला, यहाँ पे 1280 मिल गया उसका रिजर्व में। अब बाकी बात इसमें से इसको घटा लिया जाएगा, जो बचेगा वो दे देगा लोन में। फिर इतना है, इसको यहाँ पे लेके आएगा, फिर ये किसी आदमी D वाले को देगा, ये तो लोन देगा ना। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, लोन। तो जैसे यहाँ पे ये लोन, ये तो A डिपॉजिट किया, फिर B यहाँ पे लोन लिया, C लिया, फिर D लिया। अब ये लोन का इंटरेस्ट अगर देखे तो 20% के हिसाब से जा रहा है, उतना माइनस करते जा रहा है। और ऐसे करते करते यहाँ पे अगर मान लिया जाए फिलहाल के लिए जो जोड़ा गया तो कितना आ गया, टोटल जो डिपॉजिट है वो 50,000 हो गया। अब इसको जोड़ो, आपने कितना जमा किया था, 10,000 ना। तो ऐसे करके रिजर्व में, क्योंकि मान लीजिए अब A नाम का बंदा अगर बैंक में जमा किया है 10,000 रुपया, वो आके निकाल ले तो उसके पास 10,000 रुपया रहना चाहिए रिजर्व में। तो ऐसे करके जो इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ 10,000 का 20% 2,000 वो रखा था, फिर जितना दिया था उसको रखा था, रखते रखते जब इसको आप जोड़ के देखिएगा तो लगभग में हो जाता है 10,000। तो जब तक 10,000 रिजर्व नहीं होगा तब तक वो पैसा को चलाते रहेगा, ठीक है ना। चलाने के बाद आप यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पे
10,000 रुपया इनिशियल डिपॉजिट किया, रिजर्व उसका टोटल 10,000 रुपये हुआ। अब टोटल ये डिपॉजिट बैंक वाला कितना कर लिया, 50,000। और यहाँ पे 50,000 रुपया डिपोजिट कर लिया, 10,000 रुपया मेरा अगर था मान लीजिए ए नाम के बंदे के यहाँ पे, तो 50,000 में से 10,000 रुपया अगर उसको रिटर्न भी कर देगा तो लोन कितना दे रखा है, 40,000। तो बैंक वाला 10,000 रुपया अगर एक इंसान अगर जमा किया तो ऐसे 5 लोगों को वो क्या कर दिया, लोन दे दिया। और उससे लगभग में 40,000 जो है ना वो लगभग में वो कमा ले। कमाने के लिए तो इंटरेस्ट चार्ज ये हुआ जो कि अपने पास रिजर्व में रखा, लेकिन कमाने के हिसाब से ही नहीं कह सकते भाई हम 10,000 रुपया दिए थे, बैंक वाला उससे 50,000 रुपया अपने खाता में अपने बैंक में डिपॉजिट करवा लिया, 10,000 रुपया हमको दे भी दिया और 40,000 रुपया लोन पे वो दे दिया मेरे ही 10,000 रुपये से। इसका मतलब ये हुआ 40,000 रुपये वो बैंक वाला लगभग में कमा चुका है। तो यही होता है मनी मल्टीप्लायर। और यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया डिपॉजिट, देखो 50,000 रुपया जमा किया तो 50,000, तो 50,000 बट्टे में 10,000, इसको अगर डिवाइड अगर कर दिया जाएगा लगभग में 5 बार वो मल्टीप्लाई कर सकता है। तो 10,000 रुपया से वो 5 बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5, तो 5 लोगों को मतलब एक कम खुद हो गए, 4 लोगों को वो लोन दे दिया। क्योंकि 10,000 रुपया जब तक उसके पास रिजर्व रहेगा तभी। अब इसके आगे अगर मान लीजिए वो देता है तो उसको जो है ना वो ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो कम से कम 10,000 रुपया जो इसका होता है वो उतना तक रहना चाहिए। यही होता है मल्टीप्लायर। और बैंक वाला ऐसा ही पैसा कमाते हैं, जो कोई बंदा रुपया जमा किया उसके इतना रुपया रिजर्व रखा फिर लोन दे दिया, और इसी तरीके से इसका फंक्शन चलते हुए रहता है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई बच्चों। चलो अब हम लोग आगे देखने वाले हैं किस तरीके से बात कर रहा है। तो ये तो आपको समझा दिया। तो बैंक वाला यहाँ पे बैंक मेक्स यूज द डिपॉजिट टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। सो बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु आर हैव सरप्लस फंड्स द डिपॉजिटर एंड दोज हु आर नीड ऑफ दीज फंड्स द borrowers। बैंक चार्ज इज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन। तो बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमेशा यूजुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई रहता है कि नहीं। जैसे अगर बात करें, अगर हम लोग एफडी करवाते हैं तो लगभग में 7 से 8% हम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जब बैंक वाला हम लोग को लोन देगा तो 12%, 14%, 16%। और जो प्राइवेट बैंक्स वाले होते हैं, जो प्राइवेट जो लोन देने वाले होते हैं, उसका लगभग में 31 से 32% बढ़ जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे वही है, तो बैंक चार्ज हायर इंटरेस्ट ऑन द लोन एंड देन व्हाट दे ऑफर द डिपॉजिट्स। The difference between the what is the charge from the borrowers and the what is the paid of the depositor is their main sources of income। वही मेन इनकम होता है। जो हमने पैसा बैंक में जमा क्या किया, हम लोग को क्या दिया, कितना वो लोन दिया। तो मैंने आपको बताया यहाँ से 50,000 रुपया इनिशियल डिपॉजिट किया, उसका 10,000 रुपया था, 40,000 रुपया उसने कमा लिया। तो बैंक वाला पैसा बहुत कमा लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला गया टू डिफरेंस क्रेडिट सिचुएशंस होता है। क्रेडिट की अगर बात करें, एक होता है लोन। लोन दो तरीके से हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, एक होता है गुड लोन, अच्छा वाला लोन होता है, एक होता है बैड लोन। गुड लोन ये होता है जो हम लोग लोन लेके अगर कोई बिजनेस अगर मान लीजिए हमने शुरू कर दिया और उससे हमने कमा के फिर उसको अगर चुकता कर दिया, हम उसको बोलते हैं गुड लोन। अब बैड लोन जो होता है बच्चा, वो बैड लोन उसको बोलते हैं जो हम लोग लोन तो ले लिए लेकिन हम लोग उससे मोबाइल परचेज कर लिए, ऐसा प्रोडक्ट ले लिए जिसका कोई यूज नहीं है। अगर आप लोन लिए हो तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिए हो, कुछ कमाने की इनकम जनरेट करने के हिसाब से, तो उसको हम लोग बोलेंगे गुड लोन। अब बैड लोन जो पैसा लेके दिस दैट कर दिए जिसका कोई पर्पस नहीं था, वो होता है बैड लोन। ठीक है, लेकिन बुक के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखने वाले ये हैं, द लेंडर्स सप्लाई द borrowers विद द मनी गुड्स या सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। उसी को बोल सकते हैं लोन। जैसे स्टोरी ऑफ सलीम का देख लेना बुक में, ठीक है, स्टोरी ऑफ सपना का देख लेना, जो क्यों और किस तरीके से पैसा लिए हैं और उसको रिटर्न के हिसाब से बात किया जाए। जैसे यहाँ पे स्टोरी के देख लेते हैं, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस यहाँ पे दिया हुआ है। हेल्प हिम, क्रेडिट helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on the time and thereby increase his earning। So credit therefore the play a vital and positive role in this situation। मतलब ये स्टोरी ऑफ सलीम को जो आप पढ़ोगे बुक में दिया गया है तो उससे ये पता चलेगा भाई उसको लोन इसीलिए चाहिए ना ताकि वो खर्चा करके प्रोडक्शंस को अच्छे तरीके से बढ़ा सके। जब प्रोडक्शंस होगा तो प्रोडक्शंस के हिसाब से जब उसका सामान अगर बिकेगा, सर्विसेज कमोडिटी अगर बिकता है, उससे अर्निंग होगा और फिर अर्निंग के बाद वो क्रेडिट जो लिया है, जो उधार लिया, उसको क्या किया जाएगा, चुकता कर देगा।
अब स्टोरी ऑफ सपना का आप देखोगे पढ़ के तो वहां पे पुस्ट हर इन डेप्ट ट्रैप, ये पूरे तरीके से डेप्ट ट्रैप में फंस चुके थे। द फेल्यूर ऑफ द क्रॉप मेड लोन रीपेमेंट ऑफ इम्पॉसिबल, मतलब ये लोन लेके खेती तो किए, क्रॉप्स लगाए, एग्रीकल्चर किए, लेकिन फसल अच्छा नहीं हुआ, जिसके वजह से वो एक लोन ट्रैप में, एक लोन के जाल में फंस चुकी है। तो लोन ये भी है, ये भी लोन। अब ये नहीं कहेंगे यहाँ पे दोनों गुड्डे लोन है, सोच तो सही है था। मान लीजिए हम पैसा लेके बिजनेस करने के लिए लोन लिए, अब पैसा मतलब लोन लेके हमने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन बिजनेस हो गया फेल, तो आप एक लोन ट्रैप में फंस चुके हो, ठीक है ना। तो थोड़ा सोच समझ के आजकल के टाइम में लोन लेने चाहिए, क्योंकि लोन लेने वाले का अगर बात करें बहुत तादाद संख्या बढ़ चुका है, और देने वाले का तो फोन आते ही रहता है, मैसेज आते रहते हैं, भाई लोन ले लो। क्योंकि मैंने अभी बताया, आप सोचो एक बंदा अगर 10,000 रुपया अगर जमा करता है तो ऐसे वो 4 लोग उसके 10,000 रुपया से लोन ले सकता है। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो लाखों करोड़ रुपया बैंक में रखते हैं, तब सोचो कितना रुपया लोन बैंक वाला दे सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करते हैं बैंक वाले, लोन ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, आजकल के दौर में आजकल सारे चीज किस में आ गए, ईएमआई सिस्टम पे आ गए, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट पे आ गए। तो उसमें क्या करते हैं, सब लोग सोचते हैं भाई चलो इंस्टॉलमेंट ही देना है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। भाई इतना नहीं समझते वो इंस्टॉलमेंट से कितना वो पैसा कमा लिया, और साथ ही साथ आप लोगों को एक एडिक्शन दे गया, एक लत दे गया, जब भाई आप कुछ भी ले लो, आपको जिन बाद में देना है, आपको एक लत लग गया। जो आपको लग रहा है जो अच्छा भी है बुरा भी है, उसके लिए आप क्या करते हो, ईएमआई सिस्टम से सब चीज लेते जाते हो। और फिर उसके बारे में से महीने के अंत में जब सैलरी आते हैं या बिजनेस जब नहीं चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, तब उसको पे करने में सोचने लगते हो जब भाई इसका पैसा आप कैसे चुकेगा। तो बी केयरफुल, जल्दी आप लोग लोन नहीं लें, अगर लें तो थोड़ा सोच समझ के ले, ताकि आप लोन ट्रैप में नहीं फंसे, ठीक है। सो सी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू द रिपे ऑफ लोन, क्योंकि यहाँ पे इनका अगर कहें तो फसल अच्छे तरीके से नहीं हुआ, सारी फसल बर्बाद हो गया, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा भाई, जमीन बेच के देना पड़ेगा। तो दोनों सिचुएशंस को देखते हुए हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं, वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट, सो देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट्स इन द केस ऑफ लॉस। तो यहाँ पे लोन अच्छा भी है बुरा भी है। अब ये लोन लिया तो कर्जा को चुका दिया क्योंकि इसका बिजनेस चला, वो लोन लिए कौन, सपना जी, अगर स्वप्ना जो भी नाम है यहाँ पे, लोन लिए और लोन लेने के बाद इनका फसल की वजह से लिए फसल खराब हो गया, लोन चुका नहीं पाए, तो जमीन को बेच के देना पड़ा, क्योंकि देना ही पड़ता है, नहीं देने पे लोन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो टर्म्स ऑफ क्रेडिट, व्हाट इज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, लाइक इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ पे रीपेमेंट टुगेदर कंप्रोमाइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब ये अगर हम कोई भी चीज को अगर हम क्रेडिट पे अगर लेते हैं बच्चों, तो उसके लिए कोलेट्रल मतलब गिरवी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कोलेट्रल का लोन नहीं मिलता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो लोन मिलेगा। अब मान लीजिए आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास ऐसा कुछ नौकरी नहीं है, तो थोड़ा सा लोन देने में बैंक वाले थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा नहीं पूरे हिचकिचाते हैं, वो लोन आपको नहीं दे सकता है। तो उस केस में क्या होगा वो भी मैं बात करूंगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, इंटरेस्ट रेट। अगर कोई अगर बैंक वाला अगर मान लीजिए अगर हम लोग को लोन अगर देता है तो सबसे मेन होता है इंटरेस्ट रेट। सो ब्रोअर मस्ट पे टू द लेंडर्स, लेंडर्स कौन, जो पैसा देगा, अब ब्रोअर कौन, जो पैसा लेगा, ठीक है। सो लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स अमाउंट। तो मैंने आपको बताया भाई, अगर 2,000 रुपये अगर मान लीजिए लेंडर ने हमको दिया, उसको हम अगर बात करें लौटा रहे हैं कितना 2500, इसका मतलब ये हुआ 500 रुपया क्या है, इंटरेस्ट चार्ज। कोलेट्रल, कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल इज एन एसेट दैट देयर ब्रॉड ऑन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लिवस्टॉक्स, मवेशी, डिपॉजिट विद द बैंक्स एंड यूजेस this as a guarantee to a lender until the loan is repaid। मतलब ये कोलेट्रल है, गिरवी बोल सकते हैं एक तरीके से, ये गिरवी होता है। अब ये गिरवी इसीलिए होता है कि जब तक अगर आप पैसा अगर नहीं दोगे तब तक ये लेंडर के पास एक गारंटी के तौर पे रहने वाला है, आपका लोन पूरा हो गया आप ले जाओ। डॉक्यूमेंट्स अगर बात करें
तो बैंक वाला रिक्वायरमेंट है भाई, पेपर वर्क होगा। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो पैसा आप इंस्टॉलमेंट में लो, कैश लो, प्रॉपर्टी के हिसाब से लो, मतलब किस तरीके से आप पैसा लेना चाहते हो, इंस्टॉलमेंट में लो, लमसम कैश लो, गोल्ड लो, प्रॉपर्टी लो, आप जो लेना चाहते हो उसके हिसाब से ये क्रेडिट आपको मिल जाएगा, फैसिलिटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गया। सो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड ब्रोअर। तो सबके देखिए सारे बैंक का एक ही रूल्स नहीं होता है, अलग अलग रूल्स होते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आरबीआई का रूल्स तो सेम ही होता है, तो लगभग सारे बैंक का रूल्स लगभग में सेम ही रहता है। इंटरेस्ट चार्ज की अगर बात करें थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, इसमें कोई बातें नहीं है। फैसिलिटी और सर्विस में अगर बातें करें तो कुछ बैंक्स का अगर बात कुछ सेम होता है, बहुत लोगों का अलग अलग होता है, तो ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब यहां बोला गया बच्चों वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट, टेक एन एग्जांपल ऑफ विलेज। आप गांव के हिसाब से आप देखो, इसको पढ़ के आप देखना बच्चों, तो यहाँ पे स्टोरी यही दिया गया होगा, जो लोन लिया गया है, लोन देने के बाद यहाँ पे थ्रेट करना, धमकाना। अगर आपका फसल नहीं हुआ तो गांव सब में क्या होता है ना, फसल अगर नहीं हुआ तो आपको थ्रेट किया जाएगा, धमकाया जाएगा, इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये आप जो स्टोरी देख रहे हो इसको आप बताना कमेंट करके, जो किस तरीके से क्रेडिट एग्रीमेंट किया गया। ठीक है, यहाँ पे एक और क्रेडिट एग्रीमेंट दिया गया जो कि आपको देखना होगा। अब इस केस में अगर बात करें वैरायटी ऑफ क्रेडिट मतलब अलग अलग तरीके से दिया गया। लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स मतलब क्या होता है, जो कोऑपरेट्स करेगा उसके हिसाब से कोऑपरेटिव्स आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बैंक भी है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जो फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, दो प्रकार के यहाँ पे टू टाइप्स का अगर बातें करें सेक्टर्स है जो हम लोग को लोन प्रोवाइड कर सकता है, एक है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर। अगर हम लोग फॉर्मल सेक्टर्स की अगर बातें करें तो यहाँ पे आते हैं लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां से हम लोग को लोन आसान तरीके से मिलेगा तब जब हम कोई कोलेट्रल अगर देते हैं तब। सो लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से या कोई भी ऑर्गेनाइज सेक्टर से, ठीक है ना, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। अब मान लीजिए किसी भी कंट्री को अगर लोन चाहिए तो वो कहां से लेगा, तो वो ले सकता है वर्ल्ड बैंक से ले सकता है, ठीक है ना, ये वो ले सकता है IMF से ले सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले सकता है, या ब्लैक स्टोन नाम का कोई कंपनी है, ठीक है, उससे ले सकता है। ये सब क्या है, अगर किसी भी कंट्री को अगर लोन लेना है तब। और जो जनरल मान लीजिए हम लोग पब्लिक हुए तो हम लोग को अगर लोन लेने की अगर जरूरत है तो हम लोग दो सेक्टर से ले सकते हैं। एक ले सकते हैं फॉर्मल सेक्टर जिसमें आता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो बजाज वाले की बात करें, TVS की बातें करें, या ऐसे बहुत सारे मार्केट में अगर कहें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे ले सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल सेक्टर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। तो यहाँ पे एक जो है ना RBI के द्वारा एक SEBI, इसको हम लोग बोलते हैं सेबी। अभी जो सेबी होता है इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, सेबी जो है ना जितने भी छोटे मोटे अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या बैंक है उस पर वो नजर रखेगा। तो RBI एक ऐसा एक तरीके से कह सकते हैं ब्रांच बनाया जो कि कंट्रोल करेगा। फिलहाल RBI क्या करेगा, हर एक बैंक पे नजर रखेगा, जो लोन किस प्रकार दिया जाए, उसे रिकवर कैसे किया जाए, वो RBI के हिसाब से रहता है। ठीक है, और सेबी क्या होता है उस पर आजकल नजर रखता है। अब दूसरी तरफ अगर आते हैं बच्चों वो है इनफॉर्मल सेक्टर। अब इनफॉर्मल सेक्टर में बात करें इसमें आता है मनी लेंडर, जो गांव देहात के जो लोग होते हैं अगर बात की जाए उसको अगर बैंक वाले अगर लोन अगर नहीं दिया तो क्या करेगा, बैंक वाले लोन इस कौन से केस में नहीं दे सकता, अगर उसके पास कोई गिरवी रखने के लिए कोई कोलेट्रल की अगर बातें करें देने के लिए अगर नहीं तो उस केस में क्या करेगा, वो पहुंचेगा किसके पास, मनी लेंडर के पास। अब मनी लेंडर किसको बोल सकते हैं, जो मान लीजिए मुंशी होते हैं, जो गांव के जो बहुत बड़े वर्चस्व वाले इंसान होते हैं जिसके पास पैसा सब बहुत ज्यादा होता है और वो गांव वाले उसको पहचानते हैं, उस केस में उससे पैसा लेगा। मतलब ये कोई ऐसा ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज बोल सकते हैं इसमें। जैसे ट्रेडर्स हुआ, एम्प्लॉयर्स हुआ, रिलेटिव्स हुआ एंड फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो भी बोल सकते हैं इसके अंदर में आ सकता है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन व्हिच सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ पे अगर आपके पास कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, कोई आपके पास जमीन नहीं है, कोई गोल्ड नहीं है, तो आप कहाँ से पैसा ले सकते हैं, इनफॉर्मल से, अगर आप वो पहचानता है तो।
फिलहाल यहाँ पे अगर इन फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे अगर आपके पास अगर कोई जॉब है, जमीन है, बिल्डिंग्स है, कोलेट्रल अगर रखने के लिए पेपर वर्क अगर है तो आप ले सकते हो फॉर्मल सेक्टर से। यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी हो सकता है, बेईमानी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कहें तो चालाकी या बेईमानी नहीं हो सकता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अगर कहें तो फिक्स ऑफ रेट के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे अगर बात करें तो मनमानी के हिसाब से मिल सकता है, मन के तौर पे मिल सकता है कितना वो इंटरेस्ट रेट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेज हुआ, ये बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है बच्चा जब फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया की बात करें, सो हाउ रिजर्व बैंक इन इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। The RBI monitors the banks in actually maintaining the cash balance. The RBI see that the banks give a loan, not just a profit-making business and traders, so but also the small cultivators, small scale industry, सबको लोन मिलेगा लेकिन नजर रखता है। ठीक है, सो periodically बैंक have to submit information to the RBI। जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, सबमिट करेगा आरबीआई को, देखिए मेरा बैलेंस शीट है, हमने इतना का लोन दिया है, मेरे पास इतना का एसएलआर है, इतना आपके पास सीआरआर है, जो कि हम लोग मेंटेन करके दिखा रहे हैं। ठीक है, सो मच दे आर लेंडिंग, कितना दिया गया, टू हुम, व्हाट इंटरेस्ट रेट, ये सब जितने भी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक में चाहे वो मैंने नाम तो आपको बता दिया लगभग 95 मान लीजिए कॉमर्शियल बैंक है, चाहे अगर बात करें एसबीआई की बातें करें, बैंक ऑफ इंडिया की बातें करें, ठीक है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, या ऐसे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, ठीक है ना, तो सब पे जो नजर रहता है वो किसका रहता है, आरबीआई का रहता है, वही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये बैंक ऑफ बैंकर्स होते हैं। नजर चाहे कितना आपने लोन दिया, लोन लिया, ठीक है ना, सब किसके पास हिसाब रहना चाहिए भाई, आरबीआई के पास रहना चाहिए। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर की बात करें, क्रेडिट एक्टिविटी इन फॉर्मल सेक्टर्स, नो ऑर्गेनाइजेशन विच आर सुपरवाइज, यहाँ पे कोई नहीं, इंटरेस्ट रेट मैंने बताया अभी आपको बहुत ज्यादा हाई रहता है फॉर्मल सेक्टर में, ये अपने मन के हिसाब से चलता है। लेंडर यूज अनफेयर मींस टू गेट देयर मनी बैक, ठीक है, यहाँ पे चालाकी मतलब बेईमानी हो सकता है, किसमें, फॉर्मल इन फॉर्मल सेक्टर्स में। ठीक है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अगर देखा जाए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के हिसाब से, लार्ज पार्ट ऑफ द अर्निंग ऑफ द बोरोइंग इज यूज्ड टू रिपे द लोन, जो कि क्या होता है, डेट ट्रैप में आप लोग पुराना फिल्म देखते होंगे, ठीक है ना, आज का नया फिल्म भी देखने को मिलता है, जो उसमें क्या होता है, जो मुनीम होता है, मुंशी होता है, बोलता नहीं अभी तो सिर्फ ये ब्याजे हुआ, मूलधन जो अभी बाकी है, ठीक है ना, मूल पैसा बाकी है, मतलब वो लोन ट्रैप में फंस गया क्योंकि मुंशी से पैसा लिया है कि नहीं। अब वही अगर बैंक वाले से पैसा लिया होता, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन होता, सारे चीज होता, सबका एक सही हिसाब होता। लेकिन जब हम लोग गाँव घर के लोगों से अगर पैसा लेते हैं, जो अनपढ़ है, वह मान लीजिए जिनको पढ़ा लिखा नहीं, आजकल के हिसाब से लगभग में एजुकेशन तो लगभग में लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, जो मान लीजिए कोई पढ़े लिखे नहीं होते थे, जितना मुनीम जी मुंशी जो कहते थे भाई उतना पैसा है उतना दो, मतलब वो लोन ट्रैप में फंस गए, है कि नहीं। तो पहले कुछ इस तरीके से इनफॉर्मल सेक्टर में बातें होता था। अब यहाँ बोला गया फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, व्हाट कैन डन टू इंप्रूव द सिचुएशन इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो सबसे पहली बात यहाँ पे है, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू द लेंड मोर, ये ज्यादा से ज्यादा पैसा दे। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्री डेवलपमेंट, सस्ता दाम में लोन दे भाई, ताकि जो है ना, जो ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो सही तरीके से उस लोन का, उस पैसे का सही से इस्तेमाल कर सके और वो आगे बढ़ सके। ऐसे लिए इसके लिए जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स में अगर बातें करें, या फॉर्मल सेक्टर्स में अगर बातें करें, दोनों को आगे आना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर्स में कहते हैं बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को थोड़ा सा पैसा लोन ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन पैसा तो दे ही रहा है, लोन तो दे ही रहा है कॉमर्शियल बैंक, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है जो बहुत ज्यादा ही रुपया के हिसाब से जो है ना वो पैसा दे रहा है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में जरूरत जो है बच्चा वो है हम लोग को थोड़ा सा, हम लोग पैसा ऐसा दें जिससे अफोर्ड कर सके, वो पेमेंट कर सके, ठीक है, इसीलिए जरूरत है। अब यहाँ पे अगर आगे देखें, फॉर्मल सेक्टर अगर क्रेडिट इन इंडिया की बात करें, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, द मेजोरिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड गेट्स लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। तो आप लोग को देखने को मिला होगा जो अधिकतर जो अगर बात करें, जो खासकर जो पुअर पीपल होते हैं, वो सबसे ज्यादा लोन जो लेगा वो कहाँ से लेगा, गांव देहात से लेगा, इनफॉर्मल सेक्टर से। क्यों लेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा जमीन नहीं, कोई कोलेटरल्स नहीं है। मेजोरिटी ऑफ रिच अगर बात करें हाउसेज गेट्स लोन फ्रॉम द फॉर्मल, जो अमीर लोग होते हैं वही किससे लोन लेते हैं, तो वो फॉर्मल सेक्टर से, मतलब बैंक से पैसा लेते हैं।
व्हाट दैट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है, द प्रॉब्लम ऑफ सेक्टर स्टिल meets only about the half of the total credit needs of the rural people, मतलब गांव के लोगों की बात करें, remaining credit needs are met from the informal sources. Most loan from the informal lenders carry a very high interest rate and do little to the increase the income of the borrowers. तो इसका सॉल्यूशंस क्या है? इसका सॉल्यूशंस ये है, ये तो प्रॉब्लम्स है, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल का अगर बातें करें, प्रॉब्लम है किससे पैसा लेना चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से पैसा, तो आपको कोलेट्रल्स रखना पड़ेगा, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो। लेकिन आप लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, आपको कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन दोनों में दिक्कत ये है, इसमें कोलेट्रल देने की जरूरत है, इसमें मुझे जो है ना हाई रेट देना पड़ता है। इसमें इसका मतलब ये हुआ, जो इनफॉर्मल सेक्टर में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, वही फॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होता है। लेकिन दोनों में प्रॉब्लम है, अगर अफोर्डेबल प्राइस में इंटरेस्ट अगर रखे तो चल सकता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर अगर देखें, इंडिया का क्रेडिट क्या दिया है, ग्राफ 2 में अगर देखा जाए बच्चों, यहाँ पे तो बोला कि यहाँ पे देखो पुअर हाउस 85%, हाउस होल्ड विद फ्यू एसेट के हिसाब से 5347 बड़े सुपर, वेल ऑफ हाउस होल्ड है 2872 में चल रहा है, और ये 90% और 10% के हिसाब से चल रहा है। ब्लू जो है परसेंट ऑफ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल, मतलब गांव देहात जो लोकल हिसाब से बात करते हैं, जो ब्लू वाला है वो इनफॉर्मल्स है, और इस पर्पल जो कलर का है परसेंट लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। ये फॉर्मल जो रिच पीपल है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, वेल ऑफ हाउस होल्ड जिसका अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा है घर, उसके हिसाब से हाउस होल्ड विथ फ्यू एसेट, कुछ इसके पास एसेट है तो ऐसा चल रहा है। और ये गांव अगर बात करें पुअर हाउस होल्ड है, जो कि 85% लोग जो है ना इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। इसके सॉल्यूशंस क्या है? इसके सॉल्यूशंस ये है, इट इज ए नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग एंड बोला गया particularly in the rural area so that dependence on the informal sources of credit reduce. Secondly, while formal sector loan needs to expand, it is also necessary that everyone receive these loans. भाई यही कहानी है, जो लोन तो देंगे लेकिन कैसे, उसके लिए यहाँ पे आप देखो लोन मिलेगा, लेकिन उसके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। आप देखो बच्चों, अब मान लीजिए इनफॉर्मल वाला भी जो है ना लोन नहीं दे रहा, फॉर्मल तो नहीं दे रहा है, अब इनफॉर्मल भी अगर लोन नहीं दे रहा है तो उस केस में आता है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? जो ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिसमें पुअर पीपल क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं 10, 15, 20 जन का, लोगों का, उसमें पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर जहां पे जिन लोगों को जिसके हिसाब से जरूरत होता है उन लोगों को पैसा उसमें से निकाल के अपना यूज कर सकते हैं, फिर बाद में उसको पैसा लौटा सकते हैं। यही क्या होता है? SHG होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। इसको थोड़ा सा और समझें तो बोला गया पुअर हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन इनफॉर्मल सेक्टर, तो बोला गया यहाँ पे क्यों रहेगा डिपेंड्स? सिंपल सी बात है, जब बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया, तो इंडिया में अगर कहें तो हर एक जगह पे बैंक अवेलेबल नहीं है, एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल, क्योंकि कोलेट्रल नहीं दे सकता है हर एक जगह पे। ठीक है, उस केस में क्या, अगर गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक्स इज मच मोर डिफिकल्ट। उस केस में अगर कहें अगर कोलेट्रल है ये नहीं है, एब्सेंस है, तो उस केस में हम लोग को लोन नहीं मिलेगा फॉर्मल से। और जब लोन अगर मान लीजिए इनफॉर्मल सोर्सेस अगर लेने के लिए अगर जाएंगे तो डिफिकल्ट है लेने में। तो एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल इज वन ऑफ द मेजर रीजंस which prevents informal lenders know the borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral। मतलब बिना कोई collateral का पैसा नहीं देने वाला है, और ना ही वो लेंडर्स की अगर बात है, मनी लेंडर्स की बात करें, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर भी नहीं दे रहा है, नहीं फॉर्मल सेक्टर दे रहा है। तो मैंने बोला आपको उस केस में आप क्या करो, SHG ग्रुप बनाओ। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग पीपल इनटू SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप इज नेसेसरी। तो उसके लिए आप प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको SHG ग्रुप बनाना पड़ेगा। व्हाट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप? मैंने आपको बता दिया। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बोला जाता है, आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल, द मेंबर्स ऑफ SHG face similar problems, they help each other to solve their problem. So SHG promote a small saving among their members, pool fund to the help their members. Members can take a small loan from the group itself to the meet their needs. The group charge interest on these loans, but this is still less what the money lender charge. After a year or two,
if the group is regular in savings, it becomes eligible for availing loan from the bank. So empowerment of members, decision taking power, accountability, provide a platform to discuss and act a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. etc. इतना तो इंग्लिश में लिखा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे पुअर पीपल एक ग्रुप बना सकता है, मेंबर बना सकता है, फिर उसमें पैसा जमा कर सकता है। पैसा जमा करने के बाद पैसा जब जमा हो जाएगा, उसमें जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उन लोगों को अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो उस पैसा से यूज कर सकता है विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है। अब मान लीजिए अब हम लोगों जो पैसा जमा किया है उसमें अगर मान लीजिए हम लोग का पैसा जो 10-15 लोग जो जमा किया है उसमें किसी को अगर जरूरत नहीं है पैसा का, तो उस पैसा को क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, दूसरे को दिया जाएगा, उससे वो अर्न कर सकता है। तो ये एक तरीका है SHG ग्रुप निकालने का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ठीक है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, इट वाज स्टार्टेड ऑफ प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक एंड रिसिपिएंट ऑफ द 2006 Nobel Prize of Peace. They started in the 1970 as a small project, Grameen Bank in 2018. So had over 9 million members in about 81,600 villages spread across Bangladesh. Almost all over the broads are the women and belong to the poorest section of the society. मतलब यहाँ पे ये जो हम लोग जो देखे हैं बच्चों, यहाँ पे SHG ग्रुप तो समझ में आ गया क्या होता है। और हम लोग इस चैप्टर में मनी एंड क्रेडिट में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बातें सीखा है। अगर कहीं भी अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन अगर हुआ हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।